तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं। किताब का नाम है मास्टर योर इमोशंस और इसे लिखा है थिबो म्यूरिस ने। यह कोई मोटी, भारी भरकम थ्योरी वाली किताब नहीं है, बल्कि बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल गाइड है। इसमें लेखक ने सीधी बात कही है कि ज्यादातर लोग अपनी इमोशंस को समझ ही नहीं पाते। जब भी गुस्सा, दुख, डर या टेंशन आती है तो वो या तो उसे दबा देते हैं या फिर उसमें बह जाते हैं। दोनों ही चीजें नुकसान करती हैं। इस किताब का मकसद यही है कि तुम अपने इमोशंस को एक दोस्त की तरह समझना सीखो, ताकि वो तुम्हें कंट्रोल करने के बजाय तुम्हारी मदद करें। इसमें छोटे छोटे टूल्स और आइडियाज हैं जो तुम्हें सिखाते हैं कि कैसे तुम्हारा मूड स्थिर और हल्का रह सकता है, चाहे बाहर क्या भी हो रहा हो। पहला चैप्टर, क्यों इमोशंस मास्टर करना जरूरी है। यह चैप्टर बिल्कुल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तुमने कभी नोटिस किया है कि हमारा मूड कितना जल्दी बदल जाता है? सुबह किसी ने तारीफ कर दी तो दिन अच्छा लगने लगता है, और अगर किसी ने बुरा बोल दिया तो सब कुछ खराब लगने लगता है। इसका मतलब हमारी पूरी खुशी दूसरों और हालात पर टिकी है। अब सोचो, अगर हमेशा ये हाल रहा तो तुम्हारा मुंह दूसरों के बटन की तरह हो जाएगा। कोई भी दबाए और तुम्हारी फीलिंग्स बदल जाए। यही चीज हमें थकाती है और बेचैन बनाती है। लेखक कहता है कि जब तुम अपने इमोशंस को मास्टर करना सीखते हो तो तुम दूसरों के कंट्रोल से बाहर आ जाते हो। जैसे ट्रैफिक में कोई गाड़ी काट दे, पहले गुस्सा आएगा, लेकिन अब तुम सोचोगे कि इस पर मैं अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद करूं। या अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो पहले जितनी चोट लगती थी उतनी नहीं लगेगी, क्योंकि तुम समझोगे कि ये उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। असल में ये चैप्टर हमें बताता है कि लाइफ में असली ताकत बाहर चीजों को बदलने से नहीं आती, बल्कि अंदर से स्थिर होने से आती है। जब तुम्हारा मूड हालातों से नहीं डगमगाता तो वही असली आजादी है। दूसरा चैप्टर, इमोशंस दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। अब जरा सोचो, जब भी हमें डर लगता है तो हम कहते हैं काश मुझे डर न लगता, लेकिन असल में डर ही हमें सावधान करता है। जैसे अगर तुम्हें सड़क पार करते वक्त डर न लगे तो तुम लापरवाह हो जाओगे और हादसा हो सकता है। इसी तरह गुस्सा भी पूरी तरह बुरा नहीं है। मान लो कोई तुम्हारे साथ बार बार गलत कर रहा है और तुम गुस्सा महसूस कर रहे हो, तो ये गुस्सा तुम्हें बता रहा है कि अब लाइन खींचने की जरूरत है। उदासी भी एक संकेत है कि तुम्हारे अंदर कुछ खालीपन है और तुम्हें अपने आप को समझने या किसी चीज से जुड़ने की जरूरत है। लेखक यहां कहता है कि ज्यादातर लोग इन इमोशंस को गलत समझकर उनसे भागते हैं, डर को दबा देते हैं, गुस्से में दूसरों पर चिल्ला देते हैं, या उदासी को छुपाने के लिए जबरदस्ती खुश दिखते हैं। लेकिन अगर तुम रुककर ये देखो कि ये इमोशन मुझे क्या सिखाना चाहता है, तो तुम्हें समझ आएगा कि ये दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारे गाइड है। जैसे शरीर में दर्द होता है तो वो बीमारी का सिग्नल है, वैसे ही इमोशंस भी हमारी जिंदगी का सिग्नल है। अगर तुम इन्हें सही से सुनना सीख जाओ तो ये तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। इस चैप्टर का गहरा मतलब यह है कि इमोशंस को मिटाने या उनसे भागने की कोशिश मत करो। उन्हें स्वीकार करो, समझो और उनसे सीख लो, तभी तुम उन्हें मास्टर कर पाओगे। तीसरा चैप्टर, सबसे बड़ी गलती जो हम इमोशंस के साथ करते हैं। इस चैप्टर में लेखक हमें हमारी एक आदत पर ध्यान दिलाता है, और वो आदत है अपनी इमोशन से लड़ने की। मान लो तुम्हें उदासी महसूस हो रही है तो तुम तुरंत सोचते हो कि मुझे उदास नहीं होना चाहिए, मैं क्यों इतना कमजोर हूं, या मुझे खुश रहना चाहिए। इसी तरह गुस्सा आता है तो खुद को डांटते हो कि इतनी छोटी बात पर गुस्सा क्यों आया, और डर लगता है तो कहते हो मुझे इतना डरपोक नहीं होना चाहिए। मतलब इमोशन तो पहले से ही था, ऊपर से तुम खुद को कोसने लगते हो। लेखक कहता है यही सबसे बड़ी गलती है। जब तुम किसी इमोशन से लड़ते हो तो वो और ताकतवर बन जाता है। जैसे तुमने उदासी को दबाने की कोशिश की तो वो अंदर ही अंदर और फैलती जाएगी।
ये बिल्कुल ऐसे है जैसे पानी में हाथ पैर मारकर डूबने से बचने की कोशिश करना, लेकिन जितना तुम हिलोगे उतना नीचे जाओगे। असल हल ये है कि तैरने के बजाय खुद को रिलैक्स करो, शरीर को ढीला छोड़ दो, तब पानी खुद तुम्हें ऊपर ले आएगा। तो इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि किसी भी इमोशन को देखकर खुद को दोषी मत मानो और उससे भागो मत। उसे आने दो, महसूस करो और फिर धीरे धीरे छोड़ दो। यही तरीका है असली कंट्रोल का। चौथा चैप्टर, नेगेटिव इमोशंस क्यों आते हैं। ये चैप्टर थोड़ा गहराई में जाता है और हमें समझाता है कि आखिरकार हम इतने नेगेटिव क्यों महसूस करते हैं। लेखक कहता है कि ज्यादातर नेगेटिव इमोशंस हमारी उम्मीदों और धारणाओं से पैदा होते हैं। सोचो, तुमने सोचा कि आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, सब कुछ प्लान के हिसाब से होगा, लेकिन जैसे ही कुछ उल्टा हुआ तुम्हें निराशा होने लगी। या तुमने किसी इंसान से उम्मीद लगा ली कि वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा, और जब उसने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें चोट लगी। असल में दुख बाहर की घटना से कम और हमारी उम्मीद टूटने से ज्यादा होता है। एक और वजह है तुलना। जब हम खुद की दूसरों से तुलना करते हैं तो अंदर ही अंदर हमें लगता है कि हम कम हैं, और वहीं से जलन, गुस्सा और उदासी पैदा होती है। इसके अलावा परफेक्शन की चाह भी एक बड़ा कारण है। अगर हमें हर चीज बिल्कुल हमारी सोच के हिसाब से चाहिए तो जरा सी गड़बड़ी हमें परेशान कर देती है। लेखक ये भी समझाता है कि हमारे पुराने अनुभव और विश्वास भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर तुमने बचपन में कुछ नकारात्मक अनुभव किए हैं तो बड़ी उम्र में भी वही पैटर्न तुम्हारे इमोशंस को ट्रिगर करता है। तो इस चैप्टर का सार यह है कि नेगेटिव इमोशंस आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर तुम अपनी सोच और उम्मीदों को थोड़ा फ्लेक्सिबल बना लो तो उनका असर काफी कम हो जाएगा। जितनी कम उम्मीदें और जितनी ज्यादा स्वीकार्यता, उतना ही ज्यादा सुकून। इन दोनों चैप्टर्स का असली मैसेज ये है कि इमोशन से लड़ना नहीं है और उनकी जड़ को समझना है। जब तुम ये समझ लोगे तो आधी दिक्कतें खुद ब खुद हल हो जाएंगी। पांचवा चैप्टर, इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें। ये चैप्टर काफी प्रैक्टिकल है। सबसे पहले लेखक ये साफ करता है कि कंट्रोल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपने इमोशंस को दबा दो। जैसे गुस्सा आया तो खुद को जबरदस्ती रोककर दिखावा करो कि सब ठीक है। ये तरीका अंदर ही अंदर तुम्हें और ज्यादा जलाता है। कंट्रोल का असली मतलब है कि जब कोई इमोशन आए तो तुम उस पर तुरंत रिएक्ट मत करो। पहले उसे पहचानो, स्वीकार करो और फिर तय करो कि तुम्हें कैसे जवाब देना है। लेखक कहता है कि हमें ऑटोमेटिक रिएक्शन और कॉन्शियस रिस्पॉन्स के बीच फर्क करना सीखना होगा। जैसे गुस्सा आया तो तुरंत चिल्लाने के बजाय थोड़ी देर रुको, गहरी सांस लो और सोचो कि इस पर रिएक्ट करना सच में जरूरी है या नहीं। डर आया तो भागने या दबाने के बजाय खुद से पूछो कि ये डर मुझे किस बात से सावधान कर रहा है। लेखक एक आसान प्रैक्टिस भी बताता है जिसे पॉज कह सकते हैं। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए तुरंत खुद को थोड़ी देर के लिए रोक लो। ये पॉज ही तुम्हें मौका देगा इमोशन को समझने का और फिर शांत दिमाग से फैसला लेने का। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि इमोशंस को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करके अपने व्यवहार पर उनका असर कम करना ही असली कंट्रोल है। छठा चैप्टर, इमोशंस बनते कैसे हैं। ये चैप्टर थोड़ा साइकोलॉजी टाइप है, लेकिन लेखक ने इसे बहुत आसान बना दिया है। वो कहता है कि हमारी इमोशंस बाहर की घटनाओं से सीधे पैदा नहीं होती, बल्कि हमारी सोच, धारणाएं और विश्वास उन्हें बनाते हैं। सोचो, तुम और तुम्हारा दोस्त एक ही सिचुएशन में हो। मान लो बारिश शुरू हो गई। तुम्हें बुरा लगेगा कि अरे यार, सारे प्लान खराब हो गए, जबकि तुम्हारे दोस्त को खुशी होगी कि वाह, मौसम कितना अच्छा हो गया। घटना एक ही है, लेकिन दोनों के इमोशंस अलग हैं, क्योंकि नजरिया अलग है। इसका मतलब असली सोर्स बाहर की चीजें नहीं, बल्कि हमारी व्याख्या है। जैसे अगर तुम मानते हो कि फेल होना बुरा है तो रिजल्ट खराब आने पर दुख होगा, लेकिन अगर तुम मानते हो कि फेलियर सीखने का हिस्सा है तो वही रिजल्ट तुम्हें सुधारने का मौका देगा।
लेखक बताता है कि हमारी इमोशंस हमारी सोच प्लस हमारी मान्यताएं प्लस हमारी उम्मीदें, अगर इन तीनों को थोड़ा बदल लो तो इमोशंस अपने आप बदल जाएंगे। इस चैप्टर से हमें यह समझ आता है कि हम अक्सर कहते हैं उसने मुझे गुस्सा दिलाया या उस वजह से मैं दुखी हूं, जबकि असल में वजह हमारी सोच है, ना कि वो इंसान या घटना। तो इस चैप्टर का सार यही है कि बाहर की दुनिया को पूरी तरह कंट्रोल करना असंभव है, लेकिन अपनी सोच और नजरिए को बदलना पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। और जैसे ही ये बदला, वैसे ही तुम्हारे इमोशंस भी बदल जाएंगे। इन दोनों चैप्टर्स को अगर जोड़ा जाए तो सीख ये है कि इमोशंस को पहचानना, थोड़ी देर रुकना और फिर अपनी सोच को नया नजरिया देना ही तुम्हें कंट्रोल और शांति देगा। 7वां चैप्टर, नेगेटिव इमोशंस के असली कारण। इस चैप्टर में लेखक साफ बताता है कि नेगेटिव इमोशंस हवा में से नहीं आते। इनके पीछे हमेशा कोई सोर्स होता है और ज्यादातर बार वो सोर्स हमारी खुद की आदतें और सोच होती है। एक बड़ा कारण है तुलना। जब तुम बार बार दूसरों से अपनी तुलना करते हो तो तुम्हें या तो जलन होगी या कमी महसूस होगी। कोई दोस्त तुमसे ज्यादा सफल दिखे तो तुम्हें लगेगा कि मैं कहां हूं। ये सोच अपने आप ही गुस्सा, ईर्ष्या या उदासी पैदा करती है। दूसरा कारण है परफेक्शन की चाह। अगर तुम्हें लगता है कि हर चीज बिल्कुल वैसे होनी चाहिए जैसे तुम चाहते हो, तो जरा सी गड़बड़ी तुम्हें परेशान कर देगी। जैसे तुमने सोचा था कि पार्टी पर सब मजे करेंगे, लेकिन किसी ने छोटी सी शिकायत कर दी और तुम्हारा मूड बिगड़ गया। तीसरा कारण है असंतोष। इंसान हमेशा और चाहता है, जो मिला है उसमें पूरी खुशी नहीं ले पाता, बल्कि जो नहीं मिला उसी पर ध्यान देता है। यही आदत हमें लगातार नेगेटिव इमोशंस में फंसाए रखती है। इसके अलावा पुराने अनुभव, अंदर छुपे डर और नकारात्मक सोच भी नेगेटिव इमोशंस के बड़े कारण हैं। मतलब जब तक हम इन जड़ों को पहचान कर बदलते नहीं, तब तक नेगेटिव इमोशंस बार बार आते रहेंगे। इस चैप्टर की सीख यही है कि हमें अपनी तुलना कम करनी चाहिए, परफेक्शन छोड़ना चाहिए और जो हमारे पास है उसमें खुशी ढूंढना सीखना चाहिए। 8वां चैप्टर, हम खुद को कैसे दुखी करते हैं। ये चैप्टर पढ़कर तुम्हें लगेगा कि सच में आधा दुख तो हम खुद ही पैदा कर लेते हैं। लेखक कहता है कि कई बार असली समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उसे बना देते हैं। मान लो किसी ने तुम्हारे साथ थोड़ा रूखा बर्ताव किया। घटना वही खत्म हो सकती थी, लेकिन तुम दिमाग में बार बार उसे दोहराते रहे। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या मैं उसके लिए मायने नहीं रखता? क्या मैंने कुछ गलत किया? इस तरह दिमाग में घूमते घूमते वो छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाती है। कभी कभी हम भूतकाल की गलती पकड़कर खुद को सालों तक कोसते रहते हैं। जैसे कोई फैसला गलत हो गया तो आज भी वही याद करके दुखी होते हो, जबकि सच्चाई यह है कि अब उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। एक और तरीका है भविष्य की चिंता। हम सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, अगर फेल हो गए तो क्या होगा, अगर लोग हंसे तो क्या होगा। ये क्या होगा वाली सोच हमें अंदर ही अंदर खा जाती है। तो लेखक कहता है कि असल में हम खुद ही अपनी सोच और आदतों से दुखी रहते हैं। अगर हम वर्तमान में जीना सीख जाएं और बार बार की ओवरथिंकिंग छोड़ दें, तो आधे नेगेटिव इमोशंस वैसे ही गायब हो जाएंगे। इस चैप्टर का सार यही है कि जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम उसे बना लेते हैं। ज्यादातर दर्द बाहर से नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के भीतर से आता है। इन दोनों चैप्टर से सीख यही है कि जब तक हम तुलना, परफेक्शन और ओवरथिंकिंग छोड़ना नहीं सीखेंगे, तब तक हम बार बार खुद को दुखी करते रहेंगे। 9वां चैप्टर, असली दुश्मन हमारे विचार है। इस चैप्टर में लेखक कहता है कि हमें अक्सर लगता है कि हमें दुखी करने वाले लोग या हालात हैं। जैसे कोई दोस्त ने जवाब नहीं दिया तो हम सोचते हैं उसी ने हमें दुख दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि दुख उस इंसान ने नहीं, बल्कि हमारी सोच ने दिया। हमारी सोच ने तुरंत कहानी बना ली कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है या अब हमारी दोस्ती खत्म हो रही है। मतलब इमोशंस सीधे घटना से नहीं आते, बल्कि उस घटना के बारे में हमारी इंटरप्रिटेशन से आते हैं। और यही हमारी असली कमजोरी है।
अगर सोच निगेटिव दिशा में चली गई तो मूड खराब, और अगर पॉजिटिव दिशा में गई तो सुकून। लेखक यहां यह भी समझाता है कि हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं, और उनमें से ज्यादातर पुराने पैटर्न के हिसाब से चलते हैं। अगर तुम्हारी आदत है हर चीज में नेगेटिव देखने की, तो तुम्हारी इमोशंस भी बार बार नेगेटिव होंगी। इसका मतलब हमें बाहर की चीजें बदलने से ज्यादा अपने सोचने के पैटर्न बदलने पर ध्यान देना चाहिए। तो इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि असली दुश्मन घटना या इंसान नहीं, बल्कि हमारी सोच है। सोच को बदला तो इमोशंस अपने आप बदल जाएंगे। 10वां चैप्टर, नेगेटिव इमोशंस को फीड करना बंद करो। यह चैप्टर बहुत प्रैक्टिकल है और हमें बताता है कि अक्सर हम खुद ही नेगेटिव इमोशंस को और बड़ा बना देते हैं। मान लो तुम्हें गुस्सा आया। अब अगर तुम उस गुस्से की वजह पर बार बार सोचते रहोगे तो वो गुस्सा शांत होने की बजाय और बढ़ता जाएगा। यही फीड करना कहलाता है। लेखक कहता है कि नेगेटिव इमोशंस आग की तरह है। अगर तुम उसमें बार बार लकड़ी डालोगे, यानी बार बार उसी बात पर सोचोगे, तो आग और भड़केगी। लेकिन अगर तुम उसे फीड करना बंद कर दो तो वो धीरे धीरे अपने आप बुझ जाएगी। तो इसका हल ये है कि जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आए, तुरंत खुद को पकड़ लो और सोचो कि क्या मैं इसे बड़ा करना चाहता हूं या इसे धीरे धीरे जाने देना चाहता हूं। अगर तुम्हें लगे कि दिमाग बार बार उसी बात पर लौट रहा है, तो ध्यान कहीं और लगाओ, जैसे टहलना, किताब पढ़ना या किसी हल्की फुल्की चीज में मन लगाना। इस चैप्टर की सीख यह है कि इमोशंस को रोकना जरूरी नहीं है, बस उन्हें बेवजह बार बार सोचकर ताकत मत दो। जितना कम ध्यान दोगे, उतनी जल्दी वो हल्के हो जाएंगे। इन दोनों चैप्टर्स का असली मैसेज यही है कि बाहर की दुनिया तुम्हें कंट्रोल नहीं करती, तुम्हारी सोच करती है। और अगर सोच को बार बार नेगेटिव चीजों से फीड नहीं करोगे तो मूड खुद ब खुद हल्का रहेगा। 11वां चैप्टर, नेगेटिव इमोशंस के छिपे फायदे। इस चैप्टर में पहली बार लेखक हमें चौंकाता है, क्योंकि अब तक हमने हमेशा यही सोचा कि गुस्सा, डर या उदासी बुरी चीजें हैं। लेकिन लेखक कहता है कि इनका भी एक पॉजिटिव साइड है। जैसे डर हमें सावधान करता है। अगर डर बिल्कुल ना हो तो इंसान लापरवाह हो जाएगा और खतरे में फंस जाएगा। डर ही हमें रिस्क से बचाता है और सोच समझकर काम करने की ताकत देता है। गुस्सा भी पूरी तरह बुरा नहीं है। कई बार जब कोई तुम्हारे साथ बार बार गलत करता है, तो गुस्सा ही वो ताकत देता है कि तुम बस अब और नहीं कह सको और अपनी हदें तय कर सको। उदासी भी हमें रोकने और सोचने का मौका देती है। जब हम उदास होते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमें अपने अंदर या अपने रिश्तों में कुछ सुधार की जरूरत है। ये हमें अपने आप से जुड़ने का समय देती है। लेखक कहता है कि हर नेगेटिव इमोशन किसी ना किसी चीज का मैसेज लाता है। अगर हम उस मैसेज को सुन ले तो वो इमोशन हमारी मददगार बन जाता है। मतलब हमें इन्हें दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देखना चाहिए। 12वां चैप्टर, नेगेटिव इमोशंस को घोलना कैसे है। ये चैप्टर बहुत ही प्रैक्टिकल और सुकून देने वाला है। लेखक यहां बताता है कि जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आए तो उसे दबाना नहीं बल्कि धीरे धीरे घोलना चाहिए। सबसे पहले उसे स्वीकार करो। मतलब अगर उदासी है तो खुद से कहो, हां मैं उदास हूं और ये ठीक है। अगर गुस्सा है तो मानो कि हां मुझे गुस्सा आया है। जब हम स्वीकार करते हैं तो इमोशन आधा हल्का हो जाता है। फिर लेखक एक तरीका बताता है कि इमोशन को लिख डालो। जैसे तुम उदास हो तो डायरी में लिखो कि आज मुझे ये वजह से दुख लग रहा है। जब शब्दों में निकालते हो तो दिमाग पर उसका बोझ कम हो जाता है। एक और तरीका है ध्यान और सांसों का अभ्यास। जब तुम बस बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देते हो और इमोशन को आते जाते देखते हो, तो धीरे धीरे वो इमोशन घुलने लगता है। लेखक कहता है कि इमोशंस का नेचर वेव जैसा है। जैसे समंदर की लहरें आती हैं और चली जाती है, वैसे ही इमोशंस भी आते जाते रहते हैं। अगर तुम उन्हें पकड़कर बैठ जाओगे तो वो भारी लगेंगे, लेकिन अगर बस उन्हें गुजरने दो तो वो खुद ही गायब हो जाएंगे। इस चैप्टर का असली मैसेज यही है
कि नेगेटिव इमोशंस को खत्म करने की कोशिश मत करो। बस उन्हें स्वीकार करो, समझो और धीरे धीरे जाने दो। इन दोनों चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि नेगेटिव इमोशंस हमारे खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे लिए एक संकेत है, और अगर हम उन्हें आने जाने देना सीख जाए तो वो बोझ बनने के बजाय हमें सिखाने वाले बन जाते हैं। 13वां चैप्टर, तुरंत बेहतर महसूस करने के तरीके। इस चैप्टर में लेखक कहता है कि कई बार हमें कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं चाहिए होती, बस तुरंत कुछ ऐसा चाहिए जिससे मूड थोड़ा हल्का हो जाए। जैसे तुम बहुत उदास हो और दिमाग बार बार उसी चक्कर में घूम रहा है, तब ये छोटे छोटे उपाय मदद करते हैं। लेखक सबसे पहले कहता है कि शरीर को मूव करो। जब तुम टहलते हो, दौड़ते हो या बस हल्का स्ट्रेच करते हो, तो तुम्हारे दिमाग में जो नकारात्मक ऊर्जा फंसी होती है वो धीरे धीरे निकलने लगती है। मूवमेंट दिमाग को ब्रेक देता है। दूसरा तरीका है गहरी सांसें लेना। तुमने नोटिस किया होगा कि जब हम टेंशन में होते हैं तो सांस छोटी छोटी हो जाती है, और जब हम आराम से होते हैं तो सांस लंबी और गहरी होती है। मतलब अगर तुम जानबूझकर गहरी सांसें लोगे तो तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि अब सब सुरक्षित है, और धीरे धीरे इमोशन शांत होने लगेगा। तीसरा तरीका है ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। जब भी मूड खराब हो तो थोड़ी देर बैठकर 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। ये छोटी भी हो सकती है, जैसे सुबह की चाय, किसी दोस्त का फोन या अच्छे मौसम का मजा। दिमाग एक वक्त में गहराई से 2 फीलिंग्स महसूस नहीं कर सकता, तो जब तुम आभारी हो जाते हो तो उदासी और गुस्से के लिए जगह कम हो जाती है। चौथा तरीका है किसी करीबी से बात करना। इंसान जब अकेला होता है तो इमोशंस और ज्यादा भारी लगते हैं, लेकिन जैसे ही तुम किसी भरोसेमंद इंसान से शेयर करते हो, तुम्हारा बोझ आधा हो जाता है। 5वां तरीका है ध्यान हटाना। इसका मतलब इमोशन से भागना नहीं है, बल्कि थोड़ी देर दिमाग को दूसरी दिशा देना है। जैसे कोई फनी वीडियो देखना, हल्की फुल्की किताब पढ़ना या कुछ ऐसा करना जो तुम्हें अच्छा लगे। तो इस चैप्टर का सार यही है कि कभी कभी तुरंत बेहतर महसूस करने के लिए छोटे छोटे कदम ही काफी होते हैं, और ये कदम धीरे धीरे तुम्हें बड़े बदलाव की तरफ ले जाते हैं। 14वां चैप्टर, रीफ्रेमिंग यानी चीजों को नए नजरिए से देखना। अब ये चैप्टर दिमाग का खेल है। यहां लेखक बताता है कि असल समस्या घटना में नहीं होती, बल्कि उस घटना को देखने के हमारे नजरिए में होती है। और अगर तुम नजरिया बदल दो तो पूरी फीलिंग बदल जाती है। उदाहरण के लिए मान लो तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया। अब अगर तुम सोचो कि मैं निकम्मा हूं, मुझसे कभी कुछ सही नहीं होगा, तो तुम उदास हो जाओगे। लेकिन अगर तुम यही सोचो कि ये फेलियर मुझे सिखा रहा है कि अगली बार कैसे और बेहतर करना है, तो वही घटना तुम्हारे लिए सीख बन जाएगी। रीफ्रेमिंग का मतलब है हर घटना को नए एंगल से देखना। जैसे बारिश हो गई और तुम्हारे आउटडोर प्लान कैंसिल हो गए। अब या तो तुम सोच सकते हो कि पूरा दिन खराब हो गया, या फिर ये सोच सकते हो कि अच्छा है, अब मैं आराम से घर पर मूवी देख सकता हूं। घटना वही है, लेकिन नजरिया अलग। लेखक यहां कहता है कि जिंदगी में बहुत बार हम उस चीज को बदल नहीं सकते जो हमारे साथ हो रहा है, लेकिन हर बार हम ये तय कर सकते हैं कि उसे किस नजरिए से देखना है, और यही नजरिया हमारे इमोशंस तय करता है। एक और उदाहरण लो। अगर तुम्हें किसी ने क्रिटिसाइज किया तो तुम सोच सकते हो कि वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है। इससे तुम्हें गुस्सा और दुख होगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि शायद इसमें कोई पॉइंट है जिसे मैं सीख सकता हूं, तो वही बात तुम्हें सुधारने का मौका बन जाएगी। तो इस चैप्टर का असली मैसेज यही है कि जब भी कोई सिचुएशन तुम्हें भारी लगे, खुद से पूछो, क्या मैं इसे किसी और तरीके से देख सकता हूं? और जैसे ही नजरिया बदलेगा, इमोशन भी बदल जाएगा। दोस्त, इन दोनों चैप्टर्स की सबसे प्यारी सीख यह है कि छोटी छोटी प्रैक्टिस से तुम तुरंत बेहतर महसूस कर सकते हो, और बड़े बड़े नेगेटिव इमोशंस भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे अगर तुम उन्हें नए एंगल से देखना सीख जाओ। 15वां चैप्टर, पॉजिटिव इमोशंस को कैसे बढ़ाएं। लेखक यहां कहता है कि जिंदगी सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करने के बारे में नहीं है। असली मजा तो तब है
जब तुम पॉजिटिव इमोशंस को जानबूझकर बढ़ाना सीखो, क्योंकि पॉजिटिव फीलिंग्स खुद से नहीं आती, उन्हें पैदा करना और पालना पड़ता है। सबसे पहला तरीका है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जब तुम बार बार सोचते हो कि तुम्हें क्या नहीं मिला, तो हमेशा कमी लगेगी। लेकिन जब तुम हर दिन सोचते हो कि मेरे पास क्या क्या है, तो तुम्हें अंदर से खुशी और सुकून महसूस होगा। तुम देखोगे कि छोटी छोटी चीजें भी तुम्हें मुस्कुराने लगेंगी। दूसरा तरीका है दयालुता, काइंडनेस। जब तुम किसी की मदद करते हो, चाहे छोटी सी ही क्यों न हो, जैसे किसी को मुस्कान देना या किसी की बात ध्यान से सुनना, तो तुम्हारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस अपने आप बढ़ जाते हैं। तीसरा तरीका है छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना। कई बार हम बड़ी बड़ी चीजों का इंतजार करते हैं, जैसे बड़ी जॉब, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर। लेकिन असली पॉजिटिविटी रोज की छोटी खुशियों में छिपी होती है, जैसे सुबह की धूप, अच्छी कॉफी, दोस्तों के साथ हंसी मजाक। चौथा तरीका है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अगर तुम बार बार खुद से ही बुरी बातें करोगे, तो पॉजिटिव इमोशंस कैसे आएंगे? इसलिए खुद से कहो कि मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं, मैं जैसा हूं ठीक हूं। ये बातें तुम्हारे अंदर का माहौल बदल देती है। इस चैप्टर का सार यही है कि पॉजिटिव इमोशंस का इंतजार मत करो, उन्हें खुद पैदा करो। जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा दिमाग पॉजिटिविटी को अपना नॉर्मल बना लेगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन। लेखक आखिर में पूरी किताब को एक लाइन में समेट देता है। इमोशंस तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वो तुम्हारे साथी हैं। अगर तुम उन्हें समझना, स्वीकारना और सही दिशा देना सीख जाओ, तो तुम्हारी जिंदगी कहीं ज्यादा आसान और खुशहाल हो जाएगी। वो कहता है कि जिंदगी में हम बाहर की दुनिया को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग क्या कहेंगे, हालात कैसे होंगे, ये सब हमारे बस में नहीं है। लेकिन एक चीज हमेशा हमारे हाथ में है, हमारी सोच और हमारी इमोशंस। और यही हमारी असली ताकत है। लेखक हमें यह भी याद दिलाता है कि मास्टर करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके तुम अपने इमोशंस को पहचानोगे, उन पर पॉज लोगे, उन्हें नए नजरिए से देखोगे और धीरे धीरे पॉजिटिविटी बढ़ाते जाओगे। यही प्रक्रिया तुम्हें धीरे धीरे एक संतुलित और खुश इंसान बना देगी। दोस्त, अब तुमने पूरी किताब की यात्रा कर ली। शुरुआत में हमने देखा कि क्यों इमोशंस को मास्टर करना जरूरी है, फिर समझा कि वो दुश्मन नहीं दोस्त है, फिर सीखा कि नेगेटिव इमोशंस आते क्यों हैं और हम खुद उन्हें कैसे बढ़ाते हैं। उसके बाद कंट्रोल, रीफ्रेमिंग, पॉजिटिविटी और प्रैक्टिकल टिप्स, सब कुछ। आखिरकार किताब हमें यही सिखाती है कि इमोशंस को दबाना या उनसे भागना नहीं है, उन्हें समझना है, उनसे सीखना है और फिर उनका इस्तेमाल करना है, ताकि हम अपनी जिंदगी के मालिक बन सकें। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें यह समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।